Hello friends, as we discussed in our last video cost of debt under the chapter cost of capital. Now today we are going to discuss with cost of preference share capital. What do you mean by preference capital? My dear friends, as we all know there are two types of shares, equity shares and preference shares. While preference shares are the fixed earning bearing कैपिटल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर दी फर्म, मतलब इसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर इनकम जो भी है वो जनरेट करके कंपनी देगी, जिसको आप बोलोगे प्रेफरेंस कैपिटल का जो डिविडेंड होता है वो। सिंपल सी बात है भाई, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी हैज़ टू पे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। माय डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि भाई कंपनी के लिए इसकी जो कॉस्ट है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, एज जैसा हमने कि डेप्थ में देखा था कि भाई कॉस्ट ऑफ डेप्थ के अंदर हमने देखा था टाइप्स ऑफ डेप्थ में इरेडीमेबल डेप्थ एंड रिडीमेबल डेप्थ। सेम लाइक दैट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे दो तरह की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगी, नंबर 1 इरिडीमेबल एंड नंबर 2 रिडीमेबल। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। द computation ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज conceptually डिफिकल्ट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेप्थ। कॉस्ट ऑफ डेप्थ के कंपैरिजन में इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज वेल एज रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ओवर दी ऑर्डिनरी शेयर्स। सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई पेमेंट ऑफ डिविडेंड इक्विटी से पहले आपको पे किया जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कंपनी के लिए यहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किया होगा कि भाई कंपनी जब भी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स तो बोलती है भाई 10% के प्रेफरेंस शेयर्स हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी हैज़ टू पे 10% डिविडेंड टू preference shareholders first of all. Now preference capital carries a fixed rate of dividend. Preference dividend is an appropriation of earnings after the payment of taxes. My dear friends, यहाँ पे जो भी हमारा अर्निंग रहेगा उसमें से सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, प्रेफरेंस का डिविडेंड पे करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम पेमेंट करेंगे सबसे पहले, तो पहले चांस किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये वन काइंड ऑफ आपके लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग्स रहेगा। माय डियर फ्रेंड, अप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग का मतलब ये होगा कि जो भी आपके पास अर्निंग आई है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अप्रोप्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले किसको चांस दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को चांस दिया जाएगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे इंटरेस्ट के केस में हमें इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस करते थे, सॉरी टैक्स जो भी था वो माइनस करते थे, मतलब कि मैं जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसमें मुझे टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। वाइल इन केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड यू आर नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्सेस बिकॉज इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी ईयरली इनकम 10 लाख रुपए है, अब सिंपल सी बात है 10 लाख रुपए के अंदर आपने कुछ बिजनेस के एक्सपेंसेस वगैरह सेट ऑफ करवाए होंगे जिसके ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, और ये सब कुछ काट के आपकी इनकम आती है 7 लाख रुपए। अब 7 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना रहेगा। अब सपोज मान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप गोवा घूमने गए हैं और 7 लाख के सामने आपने 2 लाख रुपए और खर्च कर दिए और आपने इनकम दिखाई 5 लाख रुपए की, तो बट ऑब्वियस इनकम टैक्स ऑफिसर यही बोलेगा कि सर ये जो 2 लाख रुपए आपने गोवा का खर्चा किया है वो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो इसको मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ, मतलब आपको 7 लाख के ऊपर ही टैक्स पे करना रहेगा, ना कि 5 लाख के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आफ्टर पेइंग टैक्स हमारी जो भी अर्निंग्स आएगी उसके ऊपर हमें यहाँ पे टैक्स पे करना रहेगा, ना कि हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर हमें टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है। देखते हैं परपेचुअल प्रेफरेंस कैपिटल। परपेचुअल का मतलब होगा इरिडीमेबल डेब्ट, इरिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब जिसका पैसा आपको वापस नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी मैंने इशू किया होगा तब मेरे पास में कुछ अमाउंट आई होगी जिसको मैं बोलूँगा एनपी, मतलब नेट प्रोसीड्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डिविडेंड जो पे कर रहे हैं सर, वो डिविडेंड तो हमें पे करना ही है, इनटू मैंने 1+dt किया हुआ है। 1+dt का मतलब होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, क्योंकि जब कभी भी कंपनी यहाँ पे डिविडेंड को डिक्लेयर करती है एट दैट टाइम कंपनी हैज़ टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टू दी गवर्नमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कोई परसेंटेज दिया है, तो मान लो अगर परसेंटेज 15% दिया है तो आपको यहाँ पे 0.15 ऐड कर देना है। 1+15% यानी कि 1.15 से आप मल्टीप्लाई करोगे डिविडेंड की अमाउंट को। सर अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। एनपी का मतलब होगा नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब होगा, सपोज मान लीजिए मैंने 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर अगर मैंने 100 रुपये में इशू किया है और उसके ऊपर सर मुझे 2% का जो इशू एक्सपेंस लगा या फ्लोटेशन कॉस्ट मेरा वगैरह बेयर हुआ है, तो 2 रुपये माइनस करने के बाद मेरे हाथ में पैसा एक्चुअल में कितना आता है, बोले 98 रुपीज़ आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 98 रुपीज़ कंसिडर करेंगे। फाइन, ये वैसा ही है जैसा हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट में देखा था, उसमें क्या था, इंटरेस्ट इंटू 1 - t था, यहाँ पे डिविडेंड इंटू 1+dt आएगा डिवाइड बाई एनपी जो आपका सेम रहेगा। वैसे ही हम देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो हम क्या करेंगे,
तो माय डियर फ्रेंड्स सेम लाइक कॉस्ट ऑफ डेट हमें वही करना होगा, रिडेम्पशन वैल्यू और उसमें से माइनस करते थे नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन, बस तो वही हमें यहाँ पे लेना है। खाली फर्क इतना रहेगा, वहाँ पे आई इंटू 1 माइनस टी आता था, यहाँ पे डिविडेंड इंटू 1 प्लस टी आएगा, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर हम पे करते हैं तो वो भी हमारा वन काइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल में कवर होता है। माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं आगे उसकी फॉर्मूला क्या कहती है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस डी टी, मतलब डिविडेंड का जो अमाउंट है वो इंटू 1 प्लस डी टी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस आर वी माइनस एन एस अपॉन एन। आर वी का मतलब होगा रिडम्पशन वैल्यू, एन एस का मतलब होगा एन पी यानी कि जो हमारा नेट प्रोसीड्स होता है, डिवाइड बाई एन। एन का मतलब होगा कितने साल के लिए आपने यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस इशू करे हैं, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी नाउ डेज इरिडीमेबल प्रेफरेंस को इशू नहीं कर सकती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। और डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, यानी कि आर वी यानी कि रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई 2। सेम लाइक दैट हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा। इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज में कन्वर्जन मिल जाता है, तो वो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको और आइडिया क्लियर हो। यहाँ पे एक सम दिया हुआ है, ABC लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95 ईच। सर 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, मैंने 95 में इशू किया है, फाइन इनफ, तो आपका नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, 95 रुपीज़ आ जाएगा, और आपका जो फेस वैल्यू होगा कितना आएगा, 100 रुपये। और सर कितने परसेंट के है, 10% के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 100 रुपये का 10% करोगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज़ आएगा, फाइन। तो डिविडेंड का अमाउंट हमारे पास आ चुका है 10 रुपीज़। द कंपनी प्रोसीड्स टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंपनी रिडीम करने वाली है वो 10 साल के बाद रिडीम करने वाली है, मतलब एन इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 10 ईयर्स। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। माय डियर फ्रेंड्स इसको ये सम को देख के हमें ये पता चल जाता है कि सर ये जो सम है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का है। रिडीमेबल का मतलब होगा हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसका पैसा वापस करना है, फाइन इनफ। तो ये सम के अंदर हमें बोल दिया है कि आपका 10 साल का है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा। देखते हैं आगे। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू क्या होगा, सर डी इंटू 1 प्लस डी टी। डी टी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा, सर 10 रुपये है, फाइन इनफ। तो 10 प्लस आर वी माइनस एन पी। आर वी का मतलब होगा रिडम्पशन वैल्यू। सर रिडीम में कितने पे करूँगा ये मुझे बोला नहीं है, तो जब कभी भी आपको कुछ बोला नहीं हो तो आपको रिडम्पशन वैल्यू लेनी है फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपये, माइनस 95 जो मेरा इशू प्राइस है वो, डिवाइडेड बाई एन यानी कि 10 ईयर्स जो हमें यहाँ पे 10 साल के लिए लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन सकता है 10 प्लस 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हमें करने से मिल जाता है हमारा 10.77% का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी ब्रैकेट है उसको आप सॉल्व आउट करोगे। ये ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व आउट करता हूँ 100 माइनस 95 डिवाइड बाई 10, तो 5 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.5 यानी कि 50 पैसा आएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर बन जाता है मेरा 10.50 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 यानी कि 97.5। ये करने से हमें परसेंटेज मिल जाता है 10.77%। तो ये होगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। नाउ सम नंबर 2 देखते हैं। ABC लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 95 ईच। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था, मैंने 95 में इशू किया है, 10% का उसका डिविडेंड का रेट है। सर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल, क्या हमें यहाँ पे बोला है कि आफ्टर 10 ईयर्स आपको इसको पैसों को रिडीम करना होगा? नहीं सर, ये बोला नहीं है। 5 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसा कुछ बोला है? नहीं सर, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमें खाली इतना बताया गया है कि 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर 10% का प्रेफरेंस शेयर है जो आपने 95 में इशू करा है। तो सिंपल सी बात है, आपके हाथ में नेट प्रोसीड्स कितना आया होगा 95, और आप उसके ऊपर डिविडेंड कितना दोगे 10 रुपये का। तो 10 डिवाइडेड बाई 95 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 0.1053 यानी कि 10.53% हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। इफ रिलायंस एनर्जी लिमिटेड इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट ₹100 पर शेयर विथ अ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12, आप यहाँ पे डिविडेंड कितना दोगे 12 रुपये का दोगे, ये बोल दिया है। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर यहाँ पे हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट रहेगा 3%, मतलब अगर मैं 100 रुपये का शेयर इशू कर रहा हूँ तो उसमें से 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने के बाद मेरे हाथ में पैसा कितना आता है 97 रुपीज़ ही आता है। इट मीन्स दैट कि हमारा नेट प्रोसीड्स जो है वो कितना रहेगा 97 रुपीज़ रहेगा। तो यहाँ पे हमें वही करना होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो हमारा प्राइस है वो इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करने के बाद हमें नेट प्रोसीड लेना रहेगा 97 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ सकता है
12.37% इन दिस केस। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिक्स मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसके रिगार्डिंग और सम्स मैं आपको भेजूंगा जो आपको सॉल्व करके मुझे भेजने रहेंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।